हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम डिजिटल ऑलराउंडर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं जेएमआई का 2025 का एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। इस वीडियो के अंदर में 51 से लेके हम सोल्व करूंगा, 100 तक कंप्लीट कर दूंगा। तो जल्द से जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, और जो नए चैनल पे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो। 50 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूं पार्ट 1 के अंदर में, बट यहां से मैं स्टार्ट करूंगा पार्ट 2 के अंदर में। जो सोल्व करूंगा वो 51 से शुरू करूंगा। इस वीडियो के बाद पूरा डिटेल वाइज में कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और मटेरियल का पूरा डिटेल वाइज में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे परेशान हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द मैं वीडियो प्रोवाइड करूं तो आप परेशान ना हो। लेकिन बैकअप में आप लास्ट राउंड तक वेट करना, कभी भी कॉल आ सकती है। ऐसा सिचुएशन देखने को मिला है, लास्ट राउंड तक कभी भी किसी को कॉल आ जाती है, जो बच्चे कैंसिल कर देते हैं एडमिशन। तो फिर आपको अगर वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है फर्स्ट में या सेकंड में, तो आपको चांसेस बन जाती है। तो प्लीज आप होप रखना, लास्ट तक चांसेस बन जाती है। लेकिन बैकअप में किसी और यूनिवर्सिटी को भी आप काउंसलिंग करके रखना कि कुछ भी हो सकता है, लाइफ है। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, द नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट इन AlBH4 होल थ्राइस। सिंपली आपका एक दे रखा है AlBH4, मतलब AlBH4 का होल थ्राइस दे रखा है। इसको बताना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली होता क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज। जहां पर ब्रिज बॉन्ड बने हैं उसी को हम बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर AlBH4 का होल थ्राइस का स्ट्रक्चर ये है। यहां पर देखो एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये है, मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड BH और अल्युमिनियम। यही होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां पर देखो कितने 3 सेंटर हैं, एक हो गए, 2 हो गए, यहां पर 3 हो गए, 4 हो गए, और यहां पर देखो एक 5 हो गए, और यहां पर एक 6, मतलब टोटल 6 ब्रिज बॉन्ड यहां पर दे रखा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कंपाउंड SiS3 का होल थ्राइस N एक्सपेक्टेड टू बी। मतलब सिंपली बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताना है कि ये जो कंपाउंड है इसकी ज्योमेट्री प्लेनर है, पिरामिडल है, या CH3 होल थ्राइस N से बेसिक ज्यादा है या कम बेसिक है। मैं आपको बता दूं कि इसकी थोड़ा डायग्राम से हम समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम ये है, ये आपको NCH3 का होल थ्राइस है और SiS3 का होल थ्राइस है। सिंपल। तो सिंपली मैं बता दूं कि बेसिक कौन ज्यादा है। तो सिंपल मैं बता दूं, यहाँ पर देखो लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है, बट ये लोन पेयर है, ये फ्री लोन पेयर है, बट ये फ्री लोन पेयर नहीं है इस कंपाउंड के अंदर में। रीजन ये है कि जो लोन पेयर है सिलिकॉन के डी वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है। इसका इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल के अंदर में क्या जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है। और जब बैक बॉन्डिंग होती है, इस बैक बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं पी पाई और डी पाई। ये पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है। अब जैसे ये लोन पेयर अगर फ्री नहीं है तो बेसिक कम हो जाएगा, और इसका लोन पेयर अगर सिलिकॉन के अंदर में चला जाएगा तो एक्चुअली पहले तो ये पिरामिडल शेप है, लेकिन जैसे इसका लोन पेयर सिलिकॉन के डी ऑर्बिटल में चला जाएगा तो ये प्लेनर बन जाएगा। सिंपली क्या बन जाएगा, प्लेनर। तो यहां पर आप पिरामिडल शेप मत मार देना। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना। बट इसका लोन पेयर फ्री है तो ये पिरामिडल शेप ही रहेगा। तो कंपाउंड बस यही कहना था, इस क्वेश्चन में यही कह रहा था, बेसिक था कि आपका ज्योमेट्री क्या है। तो सिंपली प्लेनर है तो बी हो सकता है, डी हो सकता है, ए और सी नहीं हो पाएगा। लेकिन अब बताना है बेसिक ज्यादा है या कम है। सिंपली यहाँ पर देख सकते, अगर इसका लोन पेयर अवेलेबल है तो ये बेसिक ज्यादा होगा, और इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं तो इसका बेसिक लेस होगा। तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। प्लेनर होगा लेकिन लेस बेसिक होगा CH3 का होल थ्राइस N से, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3 का होल ट्वाइस SiCl2 एंड CH3 SiCl3। इसका बताना है हाइड्रोलाइसिस करने का, इसका पॉलीमर बताना है कि स्ट्रेट चेन होगा या क्रॉस लिंक चेन होगा, इसके बारे में पूरा बताना है। ठीक है, मैं सबसे बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन पूछा गया, पहला जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, और जो सेकंड कंपाउंड है इसको बोलते हैं मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन। सिंपल देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिंपली जो Cl होता है वो Cl निकल जाता है और रिप्लेस करता OH से, तो OH आ जाता है और आपको 2 मोल HCl निकल जाता है साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, उसके बाद अब होता है पॉलीमराइजेशन, तो H जो होता है वो बाहर हो जाता है, O- बन जाता है, और O- जो होता है वो लिंक करता है सिलिकॉन बॉन्ड से। तो यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन से
और ये ऑक्सीजन से दोनों लिंक करेंगे सिलिकॉन बॉन्ड से। जो अनदर कंपाउंड आएंगे उसी को सिलिकॉन बॉन्ड से क्या करेंगे, लिंक करेंगे। और जब ये लिंक करेंगे ना भाई, तो ये लिंक क्या करेंगे, लीनियर में लिंक करेंगे, मतलब ये स्ट्रेट चेन में लिंक करेंगे, इसमें क्रॉस नहीं होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड का तो लीनियर होगा, मतलब कि स्ट्रेट चेन होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए भी होगा और सी भी हो सकता है, बी और डी नहीं हो सकता है। अब हम बात करें सेकंड कंपाउंड का। सेकंड कंपाउंड यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली यही सेकंड कंपाउंड है। यहाँ पर आपको सिलिकॉन है जिसमें आपको 3 Cl देखने को मिल रहा है, 3 Cl, ओके, 3 Cl देखने को मिल रहा है और एक R, मतलब कि मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलिन है। अब यहाँ पर हम वाटर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो जैसे हम वाटर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे OH को रिप्लेस करेगा, सॉरी Cl को रिप्लेस करेगा OH में, तो यहाँ पर देखो 3 OH आ जाएगा आपको। और यहाँ पर आपको पॉलीमराइजेशन हम जैसे करेंगे 3 OH आ जाएगा और यहाँ पर 3 HCl बाई प्रोडक्ट में निकल जाएगा, ओके। लेकिन अब इसके बाद जैसे पॉलीमराइजेशन करेंगे तो H हट करके नेगेटिव O- नेगेटिव आएगा। इसके बाद इसके जब पॉलीमराइजेशन होगा अनदर सिलिकॉन बॉन्ड के साथ, तो आपको यहाँ पर भी बॉन्ड बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। तो यहाँ पर एक क्रॉस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्रॉस लिंक पॉलीमर देखने को मिल जाती है। तो फर्स्ट में आपको लीनियर देखने को मिलेगा और सेकंड में आपको क्रॉस देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इन अमोनिकल बफर ऑक्सीन 8 हाइड्रोक्सी किनोलिन। देखो ऑक्सीजन जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं 8 हाइड्रोक्सी किनोलिन, यही आपका 8 हाइड्रोक्सी किनोलिन है, ये स्ट्रक्चर होता है। फॉर्म येलो पीपीटी। अब कौन सा मेटल से हम रिएक्ट करेंगे 8 हाइड्रोक्सी किनोलिन के साथ जिसमें येलो पीपीटी बनेगा? तो सबसे मैं बता दूं कि 8 हाइड्रोक्सी किनोलिन होता है एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है जिसमें चिलेट करता है, एक नाइट्रोजन से भी चिलेट करता है मेटल के साथ और ऑक्सीजन से भी चिलेट करता है मेटल के साथ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ मेटल जो कौन सा हम मेटल यूज करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मैग्नीशियम का यूज करते हैं, तो इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम मेटल का यूज करते हैं और यहाँ पर येलो पीपीटी देखने को मिल जाती है। जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड आपको देखने को मिल रही है, ये येलो पीपीटी फॉर्म होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एट रूम टेम्परेचर HCl गैस, जबकि HF जो होता है एक लिक्विड गैस, मतलब कि रूम टेम्परेचर में जो HCl होता है वो गैस के फॉर्म में बनता है और HF जो होता है लिक्विड फॉर्म में बनता है। इसका सबसे बेसिक रीजन होता है HF जो होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिसकी वजह से ये एक रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म करता है। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, ओके। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इन द थर्माइट प्रोसेस आयरन ऑक्साइड रिड्यूस टू मोल्टेन आयरन बाय एल्युमिनियम पाउडर। सिंपल, सबसे बड़ी अच्छी क्वेश्चन है। जब भी हम आयरन ऑक्साइड Fe2O3 से हम रिएक्ट करेंगे किसी साथ एल्युमिनियम पाउडर के साथ, तो सिंपली आपको Fe तो मोल्टन देखने को मिलता है लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड देखने को मिल जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। इसके साथ आपको हीट भी देखने को मिल जाती है, हीट भी बहुत तेजी से निकलता है और आपको Al2O3 भी काफी ज्यादा अमाउंट में निकलती भी है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O, मतलब P डबल बॉन्ड O इन द प्रेजेंट ऑफ टेट्रा बेसिक H4P2O7। इसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, भी उसका अनदर नाम बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसका सबसे पहले आपको बताना है कि इस कंपाउंड के अंदर में कितने P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो आपको बताने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर यही है पायरोफॉस्फोरिक एसिड का। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप 2 सेकंड के अंतर में इसका आंसर दे सकते हैं। कितना इसका है, एक ये हो गया और एक ये हो गया है, टोटल कितने हैं, 2 हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द अजाइड आयन, अजाइड अनायन। सिंपली तो सिंपली अजाइड जो अनायन होता है N डबल बॉन्ड N होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अजाइड अनायन में N3 माइनस इसी को बोलते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी, -1 + 1 -1, ओके। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यूनिट सेल ऑफ डायमंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिट सेल। सिंपल, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ZNS, ओके। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मीन बॉन्ड एनर्जी इन द बाइनरी हाइड्राइड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बॉन्ड एनर्जी से क्वेश्चन है। तो बॉन्ड एनर्जी जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। जिसका ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उसी की बॉन्ड एनर्जी उतना ही होगा, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने में हमको काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसी हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा
उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पर दे रखा है अमोनिया, मीथेन, वाटर, HF। तो देखो H और F, HF के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होता है। HF का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, फिर उसके बाद ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, उसके बाद होता है कार्बन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद कार्बन की होती है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सिंपली ये कोरिलेट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपली यहाँ पर बताना है कि HF का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है किसका? OH का होता है, उसके बाद होता है किसका? NH का होता है, उसके बाद होता है किसका? CH का होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। कि यहाँ पर देखो HF का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद वाटर है, उसके बाद अमोनिया है, लास्ट मिथेन है। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना जरूरी है, जो यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होता है, तभी इसका आंसर आप करेक्ट कर पाओगे, वरना इसका ऑप्शन जो गलत हो जाएगा। अमोनिया और मिथेन केस में थोड़ा सा पॉइंट में है, ध्यान रखना है। अमोनिया केस में क्या होता है? अमोनिया केस में जो होता है, यहाँ पर देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। सिंपली यहाँ पर क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। लेकिन मिथेन केस में कोई लोन पेयर नहीं होता है, यहीं पर आपको ध्यान रखना है। यहीं पर आपको थोड़ा एक मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मिथेन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। तो जब अमोनिया के पास लोन पेयर होता है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में एक रिपल्सन पैदा होती है, और रिपल्सन की वजह से NH का जो बॉन्ड होता है थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है एज कंपेरिजन CH बॉन्ड से। यहीं पर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और यहीं पर एक ट्विस्ट आ जाती है, जिसका जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो CH का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगा NH से, तो इसका ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा, D नहीं होगा। अगर आपको तब पर भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर डेटा को आप चेक कर सकते हो। बॉन्ड एनर्जी का डेटा है, HF का सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उसके बाद देख सकते हो वाटर का है, सॉरी बॉन्ड एनर्जी है यहाँ पे, और मिथेन का सबसे ज़्यादा है NH से। तो इसका बॉन्ड एनर्जी है, नोट बॉन्ड स्ट्रेंथ का डेटा है। तो बॉन्ड एनर्जी का डेटा है, तो इसका ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज वैल्यू ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इन ग्रेफाइट। मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बताना है। सिंपल आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल आपको बताना क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्रेफाइट जो होते हैं एक्चुअली कार्बन के इलेक्ट्रॉप होते हैं, और ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच होते हैं, लिंक होते हैं, तो ग्रेफाइट बनता है। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है? तो 3 बॉन्ड से अटैच है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 4/3 इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट, इसी जो ग्रेफाइट की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है, डायरेक्ट रिमेंबर वाली बात 1.33 होती है इसी का बॉन्ड ऑर्डर ग्रेफाइट का। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पूछा इजिप्टियन ब्लू CaCuSiO4O10। तो सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल होता है, आंसर इसका ए हो जाएगा, सीट सिलिकेट। तो 62 का ए करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर। ये क्वेश्चन रिपीट है, 2023 का क्वेश्चन से रिपीट है। तो डायरेक्ट मैं इसका ऑप्शन बी क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 2023 के अंदर में। तो जो बच्चे को समझ में नहीं आया तो एक बार 2023 का PYQ GMI का देख लेना, वहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया हूँ। और तब पर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन कुछ है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट है। ये ब्रैग इक्वेशन क्वेश्चन है, जिसमें आपको वेवलेंथ दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शंस में पूछ रखा है, n = 1 है, जिसमें थीटा की वैल्यू दे रखा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है, आपको निकालना है d की वैल्यू। तो ये ब्रैग इक्वेशन का फॉर्मूला है। ब्रैग n λ = 2d sin थीटा होता है ब्रैग इक्वेशन का फॉर्मूला। इसका आपका जो ऑप्शन होगा 0.368 होगा, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। 65 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ एन गिवन कोलाइड डिपेंड्स अपॉन। मतलब सिंपल ये है कि आपको बताना है एबिलिटी ऑफ आयन, मतलब कि आयन की क्या एबिलिटी होती है जब कोलाइड को हम कोगुलेट करते हैं, जब कोलाइड को हम जमाने लगते हैं, कोगुलेशन करते हैं, तो आयन की एबिलिटी सबसे बड़ी होती है, चार्ज और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था गोल्ड सोल्ड प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड विल हैव डिफरेंट कलर। ये भी क्वेश्चन PYQ से मैच कर रहा है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होता है
जब हम गोल्ड बनाते हैं तो डिफरेंट प्रोसेस से बनाते हैं, डिफरेंट मेथड से बनाते हैं, और जब भी हम डिफरेंट मेथड से बनाते हैं तो उसकी जो कलर होती है वो डिफरेंट आती है। लेकिन डिफरेंट आने की जो कलर की जो वजह होता है, साइज पे डिफरेंट होता है। जितना ज़्यादा साइज डिफरेंस होगा, साइज में जब डिफरेंस आएगा तो कलर भी डिफरेंट ही आता है। इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिंपली ये पूछा गया टाइम का रेशियो बताना है, लेकिन 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ टाइम बताना था, लेकिन यहाँ पर आपको रेशियो बताना है 75% का और 50% का। तो सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है T = 1/k 2.303 log A0 upon AT। तो यहाँ पर 75% क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा, तो बचा कितना, 25% बच गया आपका। तो 25% बच गया तो AT हो गया 25%, और इनिशियल कितना हो जाएगा, A0 कितना हो जाएगा, A0 आपको 100 हो जाएगा। तो 100 में 25 से डिवाइड करेंगे, सिंपल आपको T75 देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से हम T50 निकालेंगे और दोनों का हम रेशियो लेंगे तो आपको 2:1 आएगा। सिंपली आपको देखो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, log 2 से log 2 कैंसिल, k से k कैंसिल, 2 बचेगा, मतलब 2/1 देखने को मिलेगा। सिंपल 2:1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया, ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, अरहेनियस इक्वेशन क्वेश्चन मैंने करा रखा हूँ 2023 के अंदर में। प्लॉट दे रखा किसके अगेंस्ट में, log 10 की और 1/t के बीच में प्लॉट दे रखा, आपको स्लोप बताना है ऑप्शन के। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अरहेनियस इक्वेशन आप देख सकते ये होता है, और यहाँ पर देख सकते ये आपका स्लोप है, y = mx इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का। यहाँ से आप स्लोप निकालेंगे, m जो होता है यही स्लोप होता है। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ 2023 के अंदर में। 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट बाय वाटर इज एन एग्जांपल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल काइनेटिक्स से, कि जब भी हम इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड और इथेनॉल देखने को मिल जाता है, और एसिटिक एसिड खुद अपने आप में क्या है, कैटालाइसिस है। तो जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट बनने के बाद जो खुद प्रोडक्ट एक कैटालाइसिस शो करता है, तो उसी को बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा सिंपल बेसिस में। 70 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट है, आपको रेडियल लोड पूछा गया है। यहाँ पर किससे पूछा गया, एस ऑर्बिटल का। तो फॉर्मूला होता है n-l-1। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, एस ऑर्बिटल के अंदर में l जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और p के अंदर में l जो होता है क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे इक्वल है। और d के केस में क्या होता है, l क्या होता है, 2 होता है। इस तरह से f में 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर s ऑर्बिटल की बात कहा गया है, इसका मतलब ये l जो होगा वो 0 होगा। सिंपली क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड विथ रिएक्ट फास्टर रेट विथ वाटर। तो ये आपको ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन में आपको इंडिविजुअली चेक करना है वाटर के साथ किसका रिएक्शन फास्टर होगा। तो सबसे पहले क्लोरल का आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अगर आपको क्लोरल का स्ट्रक्चर मालूम होगा तो आप इजी वे में आंसर कर देंगे। अगर नहीं स्ट्रक्चर मालूम होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या रखा है। तो क्लोरल जो होता है वो CCl3CHO होता है। सिंपली एल्डिहाइड होता है, कार्बन होते हैं जिसमें 3 कोल्डीन अटैच होते हैं। क्या होते हैं, 3 कोल्डीन, और उसके साथ एल्डिहाइड होता है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप होता है। यहाँ पर आप थोड़ा समझ लेना एक बार, ओके। और एस्टल्डिहाइड आपको पता है CH3CHO होता है। एसीटोन आपको पता है CH3C+O CH3 होता है। और हेक्साफ्लोरोएसीटोन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हेक्साफ्लोरोएसीटोन मतलब कि 3 फ्लोरीन आपको अटैच है एक कार्बन के साथ, आप समझ रहे हो। और उसके बाद कार्बोनिल अटैच है, फिर उसके बाद आपको कार्बन 3 फ्लोरीन अटैच है। एक सेकंड, यहाँ पर अब थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना, इसी को हम बोल रहे थे हेक्साफ्लोरोएसीटोन। तो सिंपली जब भी हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा कि नहीं करेगा। वाटर दोनों काम करता है, वाटर बेस का भी काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। बट यहाँ पर जो काम करेगा न्यूक्लियोफिलिक का काम करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वहीं पर अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डिफिशिएंट होगा कार्बोनिल का,
तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल का डिफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर माइनस आई सबसे ज़्यादा लगाएगा, किससे, क्लोरल से भी। क्लोरल में 3 क्लोरीन है, बट यहाँ पर उसका बाप है, यहाँ पर 6 फ्लोरीन है। माइनस आई सबसे ज़्यादा लगाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे ज़्यादा है, तो ये कार्बोनिल जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर का जो रिएक्शन होगा बहुत फास्ट हो जाएगी, इतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो डी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा और लास्ट में सी हो जाएगा, क्योंकि सी जो होता है एसीटोन है, उसमें CH3 होता है, वहाँ पर क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन से एच को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होगा वहाँ पर कम कर देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है एसीटोन के अंदर में कार्बोनिल को, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होता है उसको कम हो जाती है। तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टर नाइट्रेशन। आपने देखा होगा नाइट्रेशन, आपने बहुत सारे रिएक्शन में देखा होगा नाइट्रेशन किसके बीच में होता है, H2SO4 और HNO3 के बीच में होता है नाइट्रेशन। तो जब यहाँ सब रिएक्शन होता है तो आपको देखने को मिलती है NO2+, मतलब ये खुद इलेक्ट्रोफिलिक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यूमीन होता क्या, सिंपली मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। क्यूमीन होता आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये आपको बेंजीन होता है। यहाँ पर एक बार अच्छे समझना, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेना। आइसोप्रोपिल यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है क्यूमीन। यहाँ पर आप देख लो, ये होता क्यूमीन। टॉलिन आपको बेसिक पता है कि बेंजीन के ऊपर CH3 होता है। टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन होता है, यहाँ पर एक और कार्बन आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो आइसोप्रोपाइल है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर CH3 आ जाता है, इसी को बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन आपको पता है सिंपली क्या होता है, बेंजीन के ऊपर C2H5 होता है। अब यहाँ पर सिंपल आपको स्ट्रक्चर मालूम चल गया है, तो यहाँ पर C2H5 होता है, समझ लेना यहाँ पे। तो सिंपली अब स्ट्रक्चर मालूम चले तो नाइट्रेशन का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन के पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वहीं पर उतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से एक हाइड्रोजन है। टॉलिन में अगर देखा जाए तो टॉलिन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर तो एक है आइसोप्रोपाइल बेंजीन के अंदर, मतलब क्यूमीन के अंदर में। यहाँ पर आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन होता है इथाइल बेंजीन के अंदर में, और टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन के अंदर में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो उसके हिसाब से जो रिएक्शन जो जाएगा हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से, वो आपको टॉलिन में दया देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी, और यहाँ पर NO2 जो प्लस होगा वहाँ पर रिएक्शन बहुत फास्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट हो जाएगी किसमें, बी टॉलिन के केस में। लेकिन यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन एक काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्शन जो होगा स्लो करेगा। क्यूमीन भी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट करेगा टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे इसका जो फास्टर होगा वो उसका बी करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डी कार्बोक्सिलेट विद डिफिकल्टी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डी कार्बोक्सिलेट होता क्या है। तो डी कार्बोक्सिलेट मतलब CO2 निकलता है। सिंपली जब भी किसी रिएक्शन के अंदर में CO2 निकल रहा है तो वहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है, और जब भी डी कार्बोक्सिलेशन निकलता है तो वहाँ पर कार्बो आनायन जनरेट होता है। तो जब कार्बो आनायन जनरेट होने के बाद जितना ज़्यादा कार्बो आनायन स्टेबल होगा उतना तेजी से रिएक्शन फास्ट होगी डी कार्बोक्सिलेशन की। तो यहाँ पर बेसिक यही फंडामेंटल है डी कार्बोक्सिलेशन का। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे COH होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो COOH है, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, और यहाँ से जो अटैक है यहाँ पर सिंपली नेगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया विथ डिफिकल्टी, मतलब मुश्किल से डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। रीजन मैं बता देता हूँ। इस कंपाउंड के अंदर में आपको कंपाउंड जो दे रखा है ये एक ब्रिज्ड कंपाउंड है, और यहाँ पर जैसी CO2 बन के निकलेगा तो जो नेगेटिव आएगा तो स्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट करेगा ही नहीं। जब शिफ्ट नहीं करेगा तो स्टेबल नहीं होगा, और शिफ्ट ना करने की वजह ये है कि ब्रेडिट्स रूल एक होता है जिसके उसके अगेंस्ट वॉलेशन हो जाएगी, क्योंकि ब्रेडिट्स रूल जो कहता है कि ब्रिज्ड
अल्कीन्स वहां पर स्टेबल नहीं होता। जहां पर ब्रिज आपको दे रखा है, ब्रिज बन रखा है किसी कंपाउंड के अंदर में, अगर ब्रिज बना हुआ है तो वहां पर अल्कीन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है ब्रेडिश रूल से। तो यहाँ पर वायलेशन हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका ऑप्शन डिफिकल्टी से डीकार्बोक्सिलेशन निकलेगा। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है डीकार्बोक्सिलेशन होने का, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। बाकी बी और सी और डी में होने की चांसेस ज्यादा है, लेकिन लेकिन ए के अंदर में चांसेस बहुत कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनस्टेबल हो जाता है, यहाँ पर कार्बो आयन स्टेबल नहीं हो पाता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनियस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो सिंपल डीएनए के केस में यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है। यूरासिल प्रेजेंट किसके केस में होता है? आरएनए के केस में होता है। तो डीएनए केस में क्या प्रेजेंट होता है? थायमिन प्रेजेंट होता है। बाकी जो एडेनिन होता है, गवानीन होता है, साइटोसिन होता है, वो कॉमन होता है, आरएनए में भी होता है, डीएनए के अंदर में होता है, बस चेंज होता है थायमिन और यूरासिल। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन कंपाउंड। आपको ये कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड का आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना है, आर है कि एस है। तो सिंपली मैं बता दूं कि जो अमोनिया होता है, सिंपल जो अमोनिया होता है वो ए कायरल होता है। उसके पास जो लोन पेयर होते हैं ना, तो लोन पेयर जो अमोनिया का होता है वो कायरल होता है, सॉरी ए कायरल होता है। क्या होता है? ए कायरल होता है। लेकिन जब ये कन्वर्ट करता है अमोनियम साल्ट में तो फिर कायरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल देख लो, यहाँ पर कोलिन है, यहाँ पर आपको विनाइल है, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है। तो कोलिन का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी कोलिन का हो जाएगा, विनाइल का सेकंड हो जाएगा और इथाइल का थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। तो इसकी अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी, मतलब आपको इस तरह से रोटेट कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका आपका और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको देखना पड़ता है, जो लोवेस्ट पोजीशन है वो डैश पे होना चाहिए, लेकिन लोवेस्ट पोजीशन कहाँ पे है? प्लेन में है। तो इसको हम इंटर एक्सचेंज करेंगे, यहाँ से यहाँ एक्सचेंज करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ एक्सचेंज करेंगे। जैसे इसको हम एक्सचेंज करेंगे तो उसके बाद एक्सचेंज करने के बाद भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो भी आर आएगा। जो प्लेन में लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो डैश में चला जाएगा और बाकी जो सीएल जो है वो प्लेन में चला जाएगा। इस तरह से आप खुद इंटर एक्सचेंज करोगे ना तो इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप एक बार डायग्राम चेक कर लो, यहाँ पर देख सकते हो इसकी आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसको सिंपली मैं बोल रहा था, इसको एक्सचेंज करना इसके अंदर में और इसको एक्सचेंज करना इसके अंदर में, एक्सचेंज करोगे तो आर ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस द रिएक्शन फॉर कैरिंग आउट ऑफ द गिवन कन्वर्जन। सिंपल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दे रख सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं अल्कीन दे रखा है और आपको इसका प्रोडक्ट बताना है, इसमें रिएजेंट कौन सा बेस्ट रिएजेंट होगा। तो मैं सिंपल आपको बता दूं, इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट में जब अल्कीन को हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो ओजोनोलाइसिस जो होता है, मैं आपको बेसिक पॉइंट बता दूं, ओजोनोलाइसिस दो टाइप में होते हैं। ओजोनोलाइसिस जो होते हैं वो दो टाइप में होते हैं। फर्स्ट होते हैं एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, सेकंड जो होते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अंदर में होता है O3 होता है और Me2S होता है और DCM सॉल्वेंट होते हैं और टेम्परेचर इसकी नेगेटिव -28 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लेना। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के अंदर में ये होता है, इसके अंदर हम यूज करते हैं क्या? O3 यूज करते हैं और H2O2 यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी इसके अंदर अल्कीन को हम ओजोनोलाइसिस करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अंदर में, तो इसमें अल्डिहाइड और कीटोन बनता है, सिंपल बात। लेकिन जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के अंदर करते हैं, इसके अंदर एसिड बनता है, कीटोन और एसिड बनता है। तो यहीं पर आपको बेसिक ध्यान रखना था। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रखा है, यहाँ पर एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पूछ रखा है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस नहीं है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पूछ रखा है। और जब भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करेंगे तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब उसके बाद बेस दे रखा है, प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा और यहाँ से जो रिएक्शन होता है इसी को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। यहाँ से प्रोटॉन को अपस्टेट करेगा, आपस में रिएक्शन करेक्ट करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपस में फिर नेगेटिव चार्ज जो जनरेट होगा वो अटैक करेगा कार्बोनिल के ऊपर। यहाँ पर आप 5 मेंबर और 7 मेंबर रिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। वुल्फ किस्नर रिडक्शन जो होता है वो सिंपली क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है और अल्केन में कन्वर्ट करता है और उसके बाद एलिमिनेशन होगा। आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से इसको देख लो। 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन टू कैरी इट आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत बच्चे मिस्टेक कर रखे होंगे। यहाँ पर इसका ऑप्शन देखो इपॉक्सीडेशन बता रहा है, जहां पर अल्किन का इपॉक्सीडेशन होता है ऑप्शन ए में भी होगा, सी में भी होगा
और आपका डी में भी होगा। ऑप्शन ए भी हो सकता है, सी भी होता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि इपॉक्सीडेशन तीनों करता है। लेकिन मेटा सीपीबी जो होता है, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है, ये अल्किन को भी करता है, कार्बोनिल को करता है। कार्बोनिल को करता है ईस्टर में कन्वर्ट, और अल्किन को करता है इपॉक्साइड में। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों दे रखा है, तो जब दोनों दे रखा है तो उस पोजीशन में जितना ज्यादा अल्किन इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना ज्यादा वहां पर इपॉक्साइड बनेगा। बट यहाँ पर कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच अल्किन नहीं है, तो इस केस में इपॉक्साइड बनना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर सी का केस में थोड़ा बनना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर बनता है, लेकिन ना के बराबर यहाँ पर बनेगा। हाँ, तो इस जो डी ऑप्शन दे रखा है, इस डी ऑप्शन के अंदर में हम यूज करते हैं, सिंपल इसको बोलते हैं वेट सिफर इपॉक्सीडेशन। इसी का हम रिएजेंट यूज करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर में हम रिएजेंट को यूज करते हैं। और सिंपली ये होता क्या है, ये भी इपॉक्सीडेशन करता है, ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल को करता है। किसको करता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है। तो इस हिसाब से इपॉक्साइड का इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे अगर ए लगा के आए हैं, मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे जो होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम जो बच्चे होंगे वो ऑप्शन ए क्लिक करके ही आए होंगे, मुझे पता है। लेकिन एक बार आप घबराने की बात नहीं है, एक बार आप कोशिश कर लेना, फाइनल आंसर की आने का वेट कर लेना। हो सकता है ऑप्शन की में ए दे दे, डी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं डी ऑप्शन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर घबराना मत, जिसका जो बच्चे 77 का ए लगाए हैं, कोई बात नहीं, एक बार आप फाइनल आंसर की का वेट कर लो, उससे आपको कंफर्म पता लग जाएगा। हाँ, 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है इस कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पर क्या होगा, E2 होगा, E1 होगा, E1C होगा, सिल एलिमिनेशन होगा। सिंपली E2 के अंदर क्या होता है, E2 के अंदर सिल, हाँ E2 के अंदर होता है एंटी प्रीप्लेनर होता है, यहाँ पर एंटी प्रीप्लेनर है नहीं, तो E2 तो होगा नहीं। E1 के अंदर में कार्बोकटन बनता है, अगर यहाँ पर कार्बोकटन बना भी दे तो NO2 एक NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको डिस्टेबलाइज कर देगा खींच करके। तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव होने से रहा, ये तो पॉजिटिव होने से रहा, तो यहाँ पर E1 एलिमिनेशन भी नहीं होगा। E1CB की बात करें, E1CB के अंदर में सिंपली ये होता है कार्बो अनायन बनता है, यहाँ से प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन को यहाँ से प्रोटॉन जो होगा, प्रोटॉन बेस आके अब्स्ट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए NO2 जिंदा है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक जिंदा है, इसको अच्छे से स्टेबलाइज कर देगा, और जब स्टेबलाइज करेगा तो यहाँ से शिफ्ट करेगा और OMe निकल जाएगा। लेकिन OMe एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, एक बैड लिविंग ग्रुप होता है। बट E1CB के अंदर में याद रखना, E1CB के अंदर में जो लिविंग ग्रुप होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप ही होता है। और वहां पर आपको देख सकते हैं जब अल्किन बनता है, जो कार्बो अनायन बनता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से क्या होता है, स्टेबलाइज करता है। इसका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको देख सकते हैं 1,4 डाइकीटोन दे रखा है, रिएक्ट कर रहा है प्राइमरी एमीन के साथ। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी, पालनोर पायरोसिंथेसिस। अगर आपने पढ़ा होगा पायरोसिंथेसिस का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर में, तो आपको पता होगा, इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, रीमर टाइमर रिएक्शन इन्वॉल्व इन द इंटरमीडिएट। मैं आपको पहले ही बताया था, 2023 में क्वेश्चन आ रखा था, रीमर टाइमर के अंदर में, उसके अंदर क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। तब बनता है जब NOH और क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होता है, फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है, तब सैलिसल्डिहाइड बनता है। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन देखने को मिलती है। अभी ये क्वेश्चन पूछ रखा था 2023 के अंदर, बताया था कि इसमें बता रहा था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर में इंटरमीडिएट कौन सा इन्वॉल्व होता है, तो आपको कार्बीन इन्वॉल्व होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। 81 नंबर क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन 1,2-डाइकीटोन टू अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग ए बेस। सिंपल मैं बता दूं कि 1,2-डाइकीटोन को बोलते हैं बेंजिल, 1,2-डाइकीटोन को क्या बोलते हैं, बेंजिल बोलते हैं। तो जब बेंजिल को हम रिएक्ट करते हैं किसके, बेस के साथ, तो वहां पर बनता है बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। इसका आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी है, और क्या बन रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कीटो हेक्सोज। सिंपल है, कीटो हेक्सोज, हेक्सोज का मतलब कार्बन 6 हो जाएंगे, 6 कार्बन होगा, और कीटो मतलब कीटोन होगा। सिंपल आपका बी फ्रक्टोज में होता है, फ्रक्टोज के अंदर में कीटोन होता है, और उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसका बी करेक्ट हो जाएगी। जाइलोज के अंदर में एल्डो पेंटोज होता है, एल्डो मतलब एल्डिहाइड होता है, और कार्बन 5 होते हैं। ग्लैक्टोज के अंदर में एल्डो हेक्सोज होता है, मतलब ये है कि उसमें एल्डिहाइड होता है और 6 कार्बन होते हैं। अराबिनोज के अंदर में होता है एल्डो पेंटोज, मतलब 5 कार्बन होते हैं, इसके अंदर भी एल्डिहाइड होगा। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल बहुत अच्छा क्वेश्चन, आईएएस क्वेश्चन है, पारा
हाँ, पैरा नाइट्रोफिनाइल एसीटेट, सिंपल एसीटेट का मतलब ईस्टर प्रेजेंट है। हाँ, इसकी जो आयर रेंज जो होती है ईस्टर का 1750 से लेकर के किसके रेंज में होता है, 1730 के रेंज में होता है आयर की वैल्यू। तो ईस्टर है तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी, इसकी रेंज में मैच कर रहा है 1750 से लेकर के 1713 के बीच में, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही इसका आपका एक आयर वैल्यूज का है, इसको हमेशा रिमेंबर रखना फर्दर एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत काम आएगा। ईस्टर का वैल्यू 1750 से लेकर के 1730 के बीच में होता है, इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी। तो 84 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो मैं समझेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता क्या है। तो डीनेचुरेशन प्रोटीन जो होता है मींस लॉस ऑफ देयर नेटिव स्ट्रक्चर विथआउट ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किए बिना उसके स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, नेटिव स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, लॉस होता है। और सबसे बड़ी जो उसका फैक्टर होता है, रीजन होता है, वो हीट की वजह से होता है, पीएच चेंज की वजह से होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की वजह से होता है, हैवी मेटल की वजह से होता है, डिटर्जेंट की वजह से होता है। तो इसमें पूछा नॉट रिस्पॉन्सिबल किसकी वजह से नहीं होता है, तो सी चार्ज की वजह से नहीं होता, इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की वजह से होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम अल्कोहल का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन पूछेगा ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम। बेसिक क्वेश्चन है, 12th का क्वेश्चन है। जब भी हम सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम से हीट करेंगे, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH डॉट CaO, इसी को बोलते हैं क्विक लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं क्विक लाइम, इसका नाम इंडस्ट्रियल नेम है क्विक लाइम। तो इसी को सोडा लाइम बोलते हैं। जब भी सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम से हीट करते हैं तो बेंजीन बनता है, और एक और रिएक्शन होता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से हीट करते हैं तो मीथेन बनता है। तो यही दो रिएक्शन होते हैं जिसको हमेशा याद रखना, एग्जाम में आते हैं। सोडियम एसीटेट सोडा लाइम से रिएक्ट करेंगे तो मीथेन बनेगा, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम से हीट करेंगे तो बेंजीन बनेगा। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम से हीट किया तो बेंजीन बन गया, सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है बाहर। 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गोज थ्रू द इंटरमीडिएट। ये क्वेश्चन जो पूछा गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस रिएक्शन का नाम होता है हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन के अंदर में सिंपल इंटरमीडिएट जो इन्वॉल्व होता है बनता है फ्री रेडिकल बनता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द प्रोडक्ट बताना है। आपको दे रखा है, ये आपको स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, ठीक है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH दे रखा है। उसके बाद सेकंड में आपको दे रखा है CHBr3, सिंपल आपको क्लोरोफॉर्म जैसा ही है, मतलब रीमर टाइमंड टाइप का है, और आपको एक बेस दे रखा, बल्कि बेस दे रखा। तो हम मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे, वहां से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैकेनिज्म ये है, आपको ये, तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है और KOH दे रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, प्रोटॉन को स्टेट करना, यहाँ से प्रोटॉन को स्टेट करेगा। OTS एक लिविंग ग्रुप होता है, टोसाइलेट होता है, लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपको डबल बॉन्ड। उसके बाद आपको दे रखा सिंपल रिएक्शन, यहाँ से आपको रीमर डायमंड की तरह काम करेगा। इसके अंदर भी कार्बिन बनेंगे, ठीक है, इसमें डाइब्रोमो कार्बिन बनता है। हाँ, इसके अंदर सिंपल ये होता है, बेस आएगा, प्रोटॉन को लेगा, Br निकल जाएगा, यहाँ पर कार्बिन देखने को मिलेगा। कार्बिन जो होता है यहाँ अल्कीन इस पे अटैक करेगा। कार्बिन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करने के बाद यहाँ पर आपको साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसी 5 में बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसी बॉन्ड ब्रेक होगा 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको बेस रहेगा, सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, और बेस रहने की वजह से जो एरोमेटिक नहीं है कंपाउंड, उसको एरोमेटाइज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपको IUPAC बाईसाइक्लिक का बेसिक IUPAC पूछा है, बेसिक, इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बाईसाइक्लो 4,3 नॉन मतलब 9 कार्बन है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, तो 4 इधर हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर हो गया। ब्रिज में कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है तो 0 हो जाएगा, और नॉन मतलब कि 9 कार्बन है। सिंपल इसका बाईसाइक्लो 430 नॉन, इसका आंसर 88 का ए करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर पूछा गया है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओन, मतलब ये सिंपल ये है 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओन। डाइओन मतलब कीटोन, मतलब एक पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है। इसका आपको चेयर फॉर्म में बताना है
अस्टेबल, यही होता है। सिंपली इसका चेयर फॉर्म बनाएंगे तो दोनों जो मतलब कीटोन ग्रुप होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा, और जैसे ही इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा इसके बीच में जो टॉर्सनल स्ट्रेन होगा वो कम हो जाएगा, और 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन जो होता है वो भी मिनिमाइज हो जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल ज्यादा होता है। तो चेयर फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 1,4-साइक्लोहेक्सेन डाइऑन कीटोन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सिंपल, मैं आपको बता दूं फैटी एसिड के बारे में पूछा गया। फैटी एसिड स्ट्रेट चेन होता है, नो ब्रांचिंग, ये सही ऑप्शन है। सम फैटी एसिड डू नॉट हैव डबल बॉन्ड, कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसके अंदर में डबल बॉन्ड नहीं होते, जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसके एग्जांपल होते हैं स्टीयरिक फैटी एसिड और एक पामेटिक फैटी एसिड होता है। तो ये भी सही ऑप्शन है। फैटी एसिड ऑड नंबर होता है, नहीं ये गलत है, इवन नंबर होता है, तो ये गलत है। कुछ कुछ केसेस होते हैं लेकिन इवन नंबर होता है। फैटी एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ड्राइव, हाँ फैटी एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एस्टर ड्राइव करता है ग्लिसरॉल से, ये सही है। इसका ऑप्शन आपका सी इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अप्रोप्रिएट कन्वर्टिंग टू एस्टामाइड मिथाइल एमीन। एस्टामाइड का मतलब ये हो गया कि एमाइड से एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि सिंपल एमाइड है सी और NO2, और एमीन में प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाना, प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाना, इसको बोलते हैं कौन सा रिएक्शंस में होता है। तो यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन इसमें तो नहीं होता, गैब्रियल थायलामाइड में भी नहीं होता, हाँ हॉफमैन ब्रोमाइड में होता है। हॉफमैन ब्रोमाइड अगर आपने पढ़ा होगा उसके अंदर में एसिटामाइड मतलब कि सिंपल एमाइड को कन्वर्ट करता है प्राइमरी एमीन में। उसमें हम जो रिएजेंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, Br2, और बेस यूज करते हैं NaOH या KOH, कोई भी हम यूज कर सकते हैं बेस में। तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। हाँ, 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द करेक्ट रिलेशन पूछा है, 1 और 2 कंपाउंड दे रखा है, इसका बताना कि इनैंसियोमर होगा, डायस्ट्रियोमर होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सिंपल मैं बता दूं जो आइसोप्रोपाइल है एक वेज पे है, ये भी वेज पे है, इथाइल वेज पे है, ये डैश पे। सिंपल ये सिस ट्रांस देखने को मिल रहा है, बेसिक आंसर है, ये दोनों आपस में सिस ट्रांस है। और सिस ट्रांस किसमें होता है, डायस्ट्रियो आइसोमर में होता है। जहां पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिले, मतलब सिस ट्रांस देखने को मिले, वहां पर आंख बंद करके आंसर आपका हो जाएगा डायस्ट्रियो आइसोमर। इसमें कोई जरूरत नहीं है चेयर फॉर्म में बनाने का, ड्रॉ करने का, इतना टाइम नहीं है आपके पास। सिंपली आपको दिख जाए सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखे, आपको डायरेक्ट आंसर लगा देना है डायस्ट्रियो आइसोमर। इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड विच लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड AgNO3। सिंपल बेसिक है, जब भी AgNO3 रिएक्शन होता है तो यहाँ पर जो Br होता है, जो Br होता है वो Br माइनस लिविंग ग्रुप बन के निकल जाता है और लास्ट में AgBr PPT बन जाता है इस रिएक्शन के अंदर में। तो सिंपली इस कंपाउंड में जो दे रखा है ऑप्शन दे रखा है, इसमें सिंपली Br माइनस निकलेगा, और जब Br माइनस निकलेगा तो कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन में कार्बोकैटायन बनेंगे, और यहाँ पर जितना ज्यादा कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसके अंदर कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एरोमेटिक बन जाएगा, ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन बन जाएगा, एरोमेटिक बनेगा, सबसे ज्यादा फास्ट होगा। तो डी का जो ऑप्शन होगा सबसे ज्यादा होगा रिएक्शन फास्ट। बट क्वेश्चन पूछा गया लिस्ट रिएक्टिव सबसे कम, तो यहाँ पर भी कार्बोकैटायन बनेगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, बट यहाँ पर कार्बन ये स्टेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बनेगा कार्बन ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे कम जो स्टेबल होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में फिनाइल के ऊपर कार्बोकैटायन बना है। इसका स्टेबल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं, कहीं से ऑप्शन आपको दिख रहा है, कहीं से ऑप्शन नहीं दिख रहा, इसलिए इसका ऑप्शन आपका लिस्ट जो रिएक्टिव होगा बी करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा, सुटेबल रिएजेंट कन्वर्जन बेंजीन टू गैमेक्सिन। सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, हमने 12th में पढ़ा है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी हम बेंजीन को सनलाइट के प्रेजेंस में कोलिनेशन करवाते हैं तो गैमेक्सिन मिलता है, और गैमेक्सिन हमारा इंसेक्टिसाइड होता है। ये सिंपली इसका हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में, खेती बाड़ी में यूज करते हैं, जो किसान जो यूज करते हैं इसी का यूज करते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए छोटे छोटे कीट पतंग से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका होगा सनलाइट सीएल, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। PTFE जिसको हम बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, इसका करेक्ट हो जाएगा।
96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको सिंपल बेसिक पूछा गया है डीडीटी। ये जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, हमने बचपन में पढ़ा है डीडीटी। डीडीटी भी एक मोस्ट पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फुल फॉर्म जो होता है, इसका जो नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है डीडीटी का, इसका फुल फॉर्म, इसका नाम होता है। इसकी जो फॉर्मूला होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, मतलब देखो यहाँ पे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, मतलब एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, इथेन। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी और सी ऑप्शन सेम दे रखा है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कुछ बच्चे सी भी ऑप्शन लगा सकते हैं, जिसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। हाँ, इसका सिंपली हम यूज की बात करें, यूज की बात करें तो यूज जो होता है ये मोस्ट पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, मच्छर मारने में यूज की जाती है, हाँ मॉस्किटो को किल करने में यूज की जाती है। 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन सीक्वेंस व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डी। देखो ए से बी जा रहा है तो 90% बन रहा है, बी से सी जा रहा है 50% बन रहा है, सी से डी जा रहा है तो 90% बन रहा है, तो ए से डी जाएगा तो कितना परसेंट बनेगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपली मैं बता दूं, ए यहाँ पर आप एक्स का सॉल्यूशन देख सकते हो, तो ए से बी जाने पर 90%, इसका परसेंट हटाओगे तो 100 से डिवाइड करेगा तो 0.09 आएगा। इस तरह से आपको 0.50 आएगा, सी से डी जाएगा तो 0.90 आएगा। तो जब ए से डी निकालेंगे तो सिंपल आपको जब डी निकालना होगा तो सारे इसका मल्टीपल करोगे तो आपको आएगा 0.405 आएगा। इसको परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे, तो जैसे 100 से मल्टीपल करेंगे तो सिंपली आपको क्या आ जाएगा 40.5%। यहाँ पर एक बार ध्यान यही रखना था, इस कैलकुलेशन को अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स नेगेटिव कार्बाइल एमीन टेस्ट। मैं आपको बता दूं कार्बाइल एमीन टेस्ट होता क्या। तो कार्बाइल एमीन जो टेस्ट होता है सिंपली होता है क्या, ये डिटेक्ट करता है प्राइमरी एमीन का। किसी कंपाउंड के अंदर में अगर प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है तो वहां पर पॉजिटिव टेस्ट आता है कार्बाइल एमीन का। क्या आता है? पॉजिटिव टेस्ट आता है। तो यहाँ पर पूछा नेगेटिव टेस्ट, इसका मतलब जिस ऑप्शन में प्राइमरी एमीन अगर एब्सेंस है, अगर नहीं प्रेजेंट है, वही नेगेटिव टेस्ट देगा। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर में प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, बी ऑप्शन में प्रेजेंट है ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, सी ऑप्शन में प्रेजेंट है ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, बट डी ऑप्शन में प्राइमरी एमीन प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर सेकेंडरी एमीन प्रेजेंट है, ये नेगेटिव टेस्ट देगा। इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सिंपल पूछा है प्रोडक्ट आपको बताना है। फर्स्ट प्रोडक्ट में क्या बोल रखा, अनिलीन दे रखा है। मैंने पहले भी 2023 में करा रखा हूँ ये डाइजोटाइजेशन का रिएक्शन, सैंडमेयर का रिएक्शन। तो अनिलीन को जब भी हम डाइजोटाइजेशन करते हैं NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, सिंपल आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? N2 + Cl- डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। जब उसके बाद हम Cu2Br2 से रिएक्ट करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, तो वहां पर N2 गैस निकल जाता है और वहां पर आपको देखने को मिल जाती है ब्रोमोबेंजीन। क्या देखने को मिलती है? ब्रोमोबेंजीन। अब उसके बाद जो थर्ड में करा रखा है Mg और ड्राई था, सिंपल आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना रहा है। तो जैसे इसके अंदर हम Mg को ऐड करेंगे ड्राई इथर सॉल्वेंट के साथ, इसमें मैग्नीशियम इंसर्शन होगा और यहाँ पर आपको MgBr देखने को मिल जाएगा फिनाइल के साथ। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मुझे पता है कि बहुत बच्चे सी ऑप्शन लगा के आ गए होंगे, लेकिन जो बच्चे सातिर होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, जो थोड़ा जानते हो इस क्वेश्चन को, तो आपको पता है कि क्वेश्चन में पूछा गया है वर्कअप भी दे रखा। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन आप पढ़ भी नहीं पाओगे, रीड भी नहीं कर पाओगे। इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है, यहाँ पर आपको वर्कअप भी पूछ रखा है, तो जब भी MgBr के साथ वर्कअप करोगे, वर्कअप जब भी होता है वो एसिडिक मीडियम में ही होता है, H+ और वाटर के साथ वर्कअप होता है ग्रिग्नार्ड जिनके अंदर में। जैसे वर्कअप करोगे तो MgBr निकल जाएगा और आपको MgOHBr देखने को मिलेगा और फाइनली आपका बेंजीन देखने को मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट बी हो जाएगा, ना कि सी होगा। तो यहीं पर आपको ध्यान रखने वाली बात थी। 100 क्वेश्चन पे आते हैं, अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस रिप्रेजेंट
सिंपल ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत क्वेश्चन इसको लीव करने वाली क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बच्चे को इसकी नॉलेज नहीं होगी। मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने इस पर सर्च किया हूँ, इसको देखा मैंने, तो मुझे मालूम चला इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो, किसी को पता होता ही नहीं है, तो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दे दी जाती है जिसमें बच्चे को टाइम वेस्ट हो, तो इस क्वेश्चन को लीव करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर में पूरी कंप्लीट मैंने करा दिया हूं जेएमआई का 2025 का, जो 14 मई को एग्जामिनेशन हुई थी, जो बच्चे दे के आए थे। तो अब जितने भी बच्चे हैं जो मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था 50 तक, तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि पार्ट 2 लेके आओ, तो पार्ट 2 अब आ गया है। अब एक काम करो, आप शुरू से लेकर के मतलब कि 100 क्वेश्चन तक आप सारे क्वेश्चन को एक बार मिलाओ, आंसर की देखो और कितने क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। उसके बाद मुझे कमेंट में बताओ कि कितने आपको स्कोर बन रहे हैं, कितने स्कोर बन रहे हैं आपको, और कमेंट में मुझे बताओ कितने आपको स्कोर बन रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कट ऑफ से रिलेटेड लेके आऊंगा वीडियोस कि आपको कितने स्कोर पे आपको सेफ जोन है, सेफ जोन नहीं है, और आपको एडमिशन कितने पे स्कोर पे ऑर्गेनिक में मिलेगा, कि इनऑर्गेनिक में मिलेगा, कि फिजिकल में मिलेगा, कि मटेरियल के अंदर में मिलेगा। तो पूरा डिटेल वाइज में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।